Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 11 of class 11th history, and the name of chapter is Paths to Modernization. Basically this is the last chapter of class 11th history, and we will cover this chapter into the 4 videos. Because the chapter is big, so we have to make the 4 videos to divide the chapter into different parts. So let us start our part 1 of the chapter. ईस्ट एशिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वाज डोमिनेटेड बाय चाइना। जो ईस्ट एशिया था, एशिया कॉन्टिनेंट है जो पूरा, उसमें जो ईस्ट वाला पोर्शन है एशिया का, उस पे पूरे पे चाइना का कंट्रोल होता था। द क्विंग डायनेस्टी सीम्ड सिक्योर इन इट्स पावर वाइल जापान अ स्मॉल आइलैंड कंट्री सीम टू बी आइसोलेटेड। तो किंग डायनेस्टी थी, वो पावर में थी और उसका हर तरफ दबदबा था, और जापान जो था एक स्मॉल आइलैंड कंट्री था और वो बहुत आइसोलेटेड भी था। Within a few decades, China had to face the colonial challenges and local political control due to civil war. तो आने वाले कुछ वर्षों में क्या हुआ कि चाइना के अंदर कॉलोनियल चैलेंजेस बढ़ गए उसके सामने, और दूसरा क्या होने लगा कि जो लोकल पॉलिटिकल कंट्रोल था वो भी उसके हाथ से जाने लगा सिविल वॉर की वजह से, जो चाइना के अंदर डायनेस्टी रूल कर रही थी उनके पास से। ऑन द अदर हैंड जापान वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ मॉडर्न नेशन स्टेट। पर दूसरी तरफ जापान धीरे धीरे तरक्की कर रहा था और अपने आप को मॉडर्न नेशन स्टेट बना रहा था, क्रिएटिंग एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड इवन इस्टेब्लिशिंग अ कॉलोनियल एम्पायर बाय मर्जिंग ताइवान एंड कोरिया। तो इसने क्या किया, अपने आप को एक तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाया जापान ने, और दूसरा अपना कॉलोनियल एम्पायर भी बनाना शुरू किया। किसके ऊपर? सबसे पहले इसने अपने जापान में किसको मिलाया? ताइवान को 1895 में, और कोरिया को मिलाया 1910 में। और फिर आप जानते हो बाद में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बना जब कोरिया पेनिनसुला इंडिपेंडेंट हुआ। इट डिफीटेड चाइना, और इसने चाइना को हराया 1894 में, एंड रशिया को हराया जापान ने 1905 में। क्योंकि आप जानते हो जापान कोई छोटी मोटी पावर तो थी नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, जिग इनका एक्सिस जो था गठबंधन का रखा था इन्होंने, अलाइड फोर्सेस थी और एक तरफ एक्सिस फोर्सेस थी। तो जिग जापान, इटली और जर्मनी एक तरफ थे, और यूएसएसआर, यूएसए और फ्रांस और ब्रिटेन एक तरफ थे। दूसरे विश्व युद्ध में 1939 में जो शुरू हुआ था 1945 तक चला था। चाइना थॉट टू अचीव देयर कंट्री बैक थ्रू रिवॉल्यूशन। अब चाइना ने हार तो गया ही था चाइना, तो इसने सोचा कि हम अपनी कंट्री को वापस कैसे लेंगे इनसे, जापानीज से, रिवॉल्यूशन करके। द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इमर्ज्ड। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उभर के सामने आई और इसको जीत भी मिली फ्रॉम द सिविल वॉर इन 1949 में। ठीक है, और आप जानते हो चाइना को जो इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1949 में हुआ था, माओ ज़ेडुंग, आपने सुना भी होगा। बाय द एंड ऑफ द 1970s, चाइनीज लीडर फेल्ट दैट देयर आइडियोलॉजी वाज रिटार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 1970 के बाद चाइनीज लीडर को ये बात समझ में आ गई थी कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के पर्पज़ से ठीक नहीं थी। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत लिबरल होना ही पड़ता है अगर हमें ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है। इट ब्रॉट बैक कैपिटलिज्म एंड द फ्री मार्केट। तो उन्हें लगा कि भाई कम्युनिज्म ठीक नहीं है, तो वो कैपिटलिज्म लाए, पूंजीवाद लाए, तो और दोबारा से फ्री मार्केट वाली व्यवस्था। पर आज याद रखना वहाँ कम्युनिज्म ही है दोबारा से। बट जापान डिफीटेड इन द वॉर बाय एंग्लो अमेरिकन फोर्सेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में। आप जानते हो एक्सिस फोर्सेज हार गई थी, जापान हार गया था। जापान रीबिल्ट इट्स इकोनॉमी बाय द 1970 एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर। और 1970 के बाद तक आते आते जापान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, दोबारा से अपने आप को उसने एक मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में उभारा। और आज आप जानते ही हैं जापान कितना आगे है टेक्नोलॉजी या और चीज़ों के मामले में। तो सबसे पहले हम इस जो ये पार्ट 1 है वीडियो का, इसमें हम जापान के बारे में ही कंटिन्यू रखेंगे, और थोड़ा सा जापान का पार्ट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे वीडियो की। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। चाइना इज़ अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री दैट हैज़ मैनी क्लाइमेटिक जोन। चाइना एक बहुत बड़ा देश है और उसके कई सारे क्लाइमेटिक जोन भी हैं। 3 मेजर रिवर सिस्टम भी है उसके यहाँ, और 3 नदियाँ मेजर हैं, द येलो रिवर, द योंगटेसी रिवर एंड द पर्ल रिवर। अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड। और बहुत बड़ा एरिया जो चाइना का है वो किससे? माउंटेन से कवर्ड है ना। जो इसका एरिया है 96 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, इंडिया का 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है, 9.6 मिलियन का है इसका, और इंडिया का है 3.2 मिलियन का। द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप सच एज आउजेर
होए, मांचू एंड तिब्बतन। दीज आर द डोमिनेंट ग्रुप और एथनिक ग्रुप विच डोमिनेट्स इन चाइना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, अगर कहीं पे एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स थोड़े अजीब से हैं। मेजर चैलेंजेस और डायलेक्ट्स ऑफ चाइना आर कैंटोनीसीज, जिनको यूई बोला जाता है, एंड शंघाइजनीज, जिनको वू बोला जाता है। देयर आर अदर माइनॉरिटी ग्रुप भी हैं जो और भाषा बोलते हैं। ठीक है, चाइना के अंदर, पर मेजर लैंग्वेज ये बोली जाती है वहाँ पे। चाइनीज़ फूड की अगर हम बात करें, इन साउथ डिमसम, इन द नॉर्थ वीट इज़ द स्टेपल फूड, वाइल शिजिहुन spices brought by Buddhist monk and chilies by Portuguese traders in the 15th century have created a spicy food। तो ये उनका फूड है, मतलब कि अलग अलग, नॉर्थ चाइना में अलग चलता है, साउथ चाइना में अलग, और ईस्टर्न चाइना में राइस और वीट दोनों खाए जाते हैं। जापान इज़ अ स्ट्रिंग श्रृंखला ऑफ आइलैंड्स, जापान आइलैंड से बना है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उनसे मिलके। द 4 लार्जेस्ट, पर जो 4 सबसे बड़े हैं वो हैं होंशु, क्योशु एंड शिकोकू, होकाइडो। ठीक है, ये 4 सबसे बड़े आइलैंड्स हैं जापान के अंदर, और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। द ओकिनावन चेन इज़ द साउदर्न मोस्ट, और जो सबसे साउथ में है जापान के आइलैंड, उसका नाम है ओकिनावन चेन। मोर देन 50% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द आइलैंड्स इज़ कवर्ड बाय माउंटेन, और जितना भी आइलैंड्स का एरिया है जापान के अंदर 50% पे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। जापान इज़ सिचुएटेड इन वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन, और अर्थक्वेक भूकंप आए दिन यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जापान जहाँ पे सिचुएटेड है वो बहुत ज़्यादा सिस्मिक, कह सकते हैं, सेंसिटिव एरिया है। द पॉपुलेशन इज़ लार्जली जैपनीज़, अधिकतर लोग जापान के अंदर सारे जैपनीज़ हैं, बट देयर आर अ स्मॉल आउनु माइनॉरिटी एंड कोरियंस भी वहाँ पे रहते हैं, जो लेबर के रूप में लाए गए थे वहाँ पे। क्योंकि आप जानते हो ना कि हमने अभी पढ़ा कि जापान का कंट्रोल था कोरिया के ऊपर। रॉ फिश, सुशी एंड सशिमी विद राइस के साथ ये खाते हैं, हैज़ नाउ बिकम अ वाइडली पॉपुलर, और आज भी सुशी जो डिश है मछली की, वो जापान के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें क्या किया जाता है, सुशी जो मछली है उसकी बहुत पतली पतली स्लाइस काटी जाती है, बिना कुक करे उसको स्लाइस बहुत पतली पतली काटी जाती है, और फिर सॉस में उसको डिप करके चावलों के साथ वो लोग खाते हैं। यूट्यूब पे देखा था हमने। डिश एज इट इज़ कंसिडर वेरी हेल्दी, और इसको ये माना जाता है बहुत हेल्दी डिश है ये। तो अब शुरू करते हैं जापान का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ लेते हैं पहले। An emperor had ruled Japan from Kyoto, but the 12th century the imperial court lost। तो जो जापान था उसके ऊपर एक शासक का व्यवस्था थी क्योटो के दौर से। ठीक है, और 12वीं शताब्दी तक जो द इम्पीरियल कोर्ट थी लोस्ट। पावर टू शोगुन्स हु रूल्ड इन द नेम ऑफ द एम्परर। तो इनसे वो पावर, मतलब कि जो इंपीरियल कोर्ट थी वो हार गई थी, और फिर इनकी व्यवस्था वहाँ पे स्थापित हो गई थी। 1603 से लेके 1867 तक मेंबर ऑफ द तुकुगावा फैमिली, ये जो थे, हैड द पोजीशन ऑफ शोगुन। इस परिवार के लोग शोगुन की पोजीशन में वहाँ पे रूल कर रहे थे। The country was divided into over 250 domains under the rule of lord called daimyo। तो जो वहाँ का शासक होता है उसको डाइमियो बोला जाता है। तो डाइमियो के रूप के दौर में, मतलब कि कंट्री जो थी उसको 250 डोमेन में डिवाइड किया गया। द शोगुन हैड कंट्रोल ओवर द डोमिनियन लॉर्ड ऑर्डरिंग दैम टू स्टे एट द कैपिटल ईडो। तो जो शोगुन होता है उसका डोमिनियल लॉर्ड के ऊपर कंट्रोल होता है, और उसको ऑर्डर भी कर सकता है कि भाई आप कैपिटल में ही रहो, ईडो में, मॉडर्न टोक्यो जिसे आज हम टोक्यो कहते हैं, और दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव शहर भी टोक्यो ही है। ही आल्सो कंट्रोल्ड द मेजर सिटीज़ एंड माइंस द, और यही सारी, मतलब जो बड़े शहर हैं, जो माइंस हैं, उन सब पे इन्हीं का कंट्रोल होता है। द समुराई द वॉरियर क्लास वर द रूलिंग एलाइट एंड सर्व्ड द शोगुन्स एंड डाइमो। तो जो समुराई थी, ये इस कम्युनिटी के लोग ही वहाँ पे डाइमियो बनते थे या फिर शोगुन्स बनते थे। इन द लेट 16th सेंचुरी 3 चेंजेस वर डन। तो 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते वहाँ पे 3 परिवर्तन किए। 1 द पीजेंट्री वाज डिसआर्म्ड, इनसे हथियार छीन लिए गए, एंड ओनली द समुराई कुड कैरी द स्वॉर्ड। और जो समुराई समुदाय के लोग हैं सिर्फ वो तलवार रख सकते थे। पीजेंट्री
कृषक वर्ग के लोगों को तलवार या कोई हथियार रखने का हक ले लिया गया उनसे, ठीक है। कुड कैरी स्वॉर्ड टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, तो समुराई लोगों को हक था सिर्फ तलवार रखने का या और हथियार रखने का, समाज में शांति बनाने का हक सिर्फ इन समुराई लोगों को था। टू द daimyo were ordered to live in the capitals of their domain to control more perfectly, तो जो डायमियो होता था उसको ये निर्देश दिए गए थे कि भाई तू कैपिटल में ही रह अपनी जहाँ पे भी है, और वहीं से ही तेरे को अच्छे से शासन व्यवस्था स्थापित करनी है। थर्ड, लैंड सर्वे आइडेंटिफाइड ओनर्स एंड टैक्स पेयर्स एंड ग्रेडेड लैंड प्रोडक्टिविटी टू गेट ह्यूज रिवेन्यू, तो वो लैंड सर्वे करवाते थे, मालिकों को पहचानते थे कि इस ज़मीन का मालिक कौन है, टैक्स पेयर कौन है, और फिर जिस हिसाब से वो ज़मीन फर्टाइल होती थी उस हिसाब से उसको ग्रेड कर दिया जाता था, और फिर उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था ज़मीन के ऊपर, कि अगर अच्छी फसलें बोती है ये ज़मीन तो इस पर ज़्यादा टैक्स, और अगर बेकार फसलें बोती है तो मतलब कि कम उपजाऊ है तो इस पर कम टैक्स। बाय द मिड 17th सेंचुरी ईडो, जिसे हम मॉडर्न टोक्यो कहते हैं, नॉट ओनली हैड द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, 17वीं शताब्दी तक ईडो सबसे मतलब पॉपुलेटेड शहर था जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते थे जापान के अंदर, वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड, बट आल्सो 2 अदर लार्ज सिटीज़ ओसाका एंड क्योटो एंड एट लीस्ट 6 कैस्टल टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 50,000, ये सब शहर वहाँ पे धीरे धीरे पनप रहे थे जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा हो गई थी। दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ अ कमर्शियल इकोनॉमी एंड क्रिएटेड फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सिस्टम, और यही वो दौर था जब जापान के अंदर कमर्शियल इकोनॉमी का जन्म हुआ और फाइनेंशियल सेक्टर और क्रेडिट सिस्टम, उधार वाली व्यवस्था भी जन्म ली और जापान ने तरक्की करनी शुरू करी। अ पर्सन मेरिट बिगेन टू बी मोर वैल्यूड दैन हिज स्टेटस, तो एक पर्सन की जो मेरिट होती थी, जो उसका मतलब कि अस्तित्व होता था, उसको ज़्यादा मतलब कि दर्जा दिया जाता था किसके मुकाबले, समाज में उसके स्टेटस के मुकाबले। द थिएटर एंड आर्ट्स इम्पोर्टेंट वर ब्लेजोम्ड, और जो थिएटर्स थी या जो कला थी वो ज़्यादा मतलब फली फूली इस समय में, इस दौर में। एज पीपल एन्जॉयड रीडिंग इट बिकम पॉसिबल टू अर्न बाय राइटिंग, अब लोग पढ़ना भी एन्जॉय करते थे तो लोगों ने कमाना भी शुरू किया, किस तरह से, राइटिंग्स से, पोएम्स, फिक्शन, थ्योरीज, इन सब को लिखना शुरू किया। कुछ लोगों के लिए ये भी रोज़गार के रूप में बन रहा था, राइटर्स के रूप में। जापान इम्पोर्टेड लग्जरी गुड, और जापान जो था वो लग्जरी गुड्स को इम्पोर्ट करता था, जैसे सिल्क चाइना से, और टेक्सटाइल कहाँ से इम्पोर्ट करता था, कपड़े कहाँ से इम्पोर्ट करता था वो जापान, इंडिया से। पेइंग फॉर दीज इम्पोर्ट, इन इम्पोर्ट्स के बदले जापान पैसा कैसे देता था, किस रूप में देता था, या तो गोल्ड के रूप में या सिल्वर के रूप में, सोना और चांदी के रूप में, जिससे इकोनॉमी पे बर्डन पड़ता था बहुत ज़्यादा। एंड लीड द टोकुगावा टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस मेटल, तो अंत में आके क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, प्रीशियस मेटल्स के एक्सपोर्ट को रोक दिया गया। दे आल्सो टुक स्टेप टू डेवलप द सिल्क, और इन्होंने मतलब इस तरह के कदम उठाए कि हम सिल्क को इंपोर्ट ना करके अपने यहाँ ही बनाएंगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी अपना रहे हैं। इंडस्ट्री इन निशिजिन इन क्योटो सो एज टू रिड्यूस इम्पोर्ट, तो इन्होंने निशिजिन क्योटो के अंदर एक इंडस्ट्री भी सेटअप करी। द सिल्क फ्रॉम निशिजिन केम टू बी नोन एज द बेस्ट, और जो निशिजिन से सिल्क आता था बन के, क्योटो जापान का एक शहर है वहाँ से, तो वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता था। अब देखो यहाँ इनको ये फ़ायदा है, एक तो इनका विदेशी मुद्रा भंडार नहीं ख़त्म होगा, दूसरे देश को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब इन्होंने अपने ही देश में बनाना शुरू कर दिया सिल्क। द एंशियंट जैपनीज लिटरेचर द टेल ऑफ द गेंजी रिटन बाय मुरासकी शिकिबू, और इस किताब के अंदर इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं, जापानीज लिटरेचर इनके द्वारा लिखी गई है। द मेजी रिस्टोरेशन इन 1853 द यूएसए सेंट कॉमरोड मैथ्यू पेरे to Japan to sign a treaty with Japanese government that would permit trade and open diplomatic relation and did in next year। तो 1853 में यूएसए ने अपने एक कमरेड को, मैथ्यू पेरी जिनका नाम था, उनको जापान भेजा कि और वो जापान से परमिशन लेके आओ कि हम उनके साथ व्यापार कर सकें और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकें, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ चर्चाएं कर सकें, डिप्लोमेटिक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और अदर इश्यूज़। पेरिस अराइवल हैड एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन जापानीज पॉलिटिक्स, अब पेरिस पहुंचते हैं जापान तो उनका इस पे बहुत प्रभाव पड़ा जापानीज पॉलिटिक्स पे। द एम्परर हु टिल
then had little political power now re-emerged as an important figure। तो जो एम्परर था जिसके पास लिमिटेड पावर थी, अब उसके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर बन के सामने और ज़्यादा आ गई, और वो री-इमर्ज्ड हुआ एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में। क्योंकि देखो इंटरनेशनल लीडर आके उससे बात करना चाहता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है, तो इसकी तो वैल्यू बढ़ेगी ही ना एम्परर की, जाहिर सी बात है। In 1868, a movement forcibly removed the shogun from power and brought the emperor to Edo। तो 1868 में इन्होंने क्या किया, शोगुन को पावर से हटा दिया और एम्परर को ईडो लाया गया। मतलब ईडो क्या थी, आज का मॉडर्न टोक्यो। दिस वाज मेड द कैपिटल एंड रीनेम्ड टोक्यो विच मीन्स ईस्टर्न कैपिटल। तो इन्होंने जब ये यहाँ पे आए ईडो के अंदर, तो इन्होंने ईडो के अंदर आके ईडो का नाम बदल के क्या रख दिया, टोक्यो, जिसको ईस्टर्न कैपिटल कहा जाने लगा। Officials and the people were aware that some European countries were building colonial empires in India and elsewhere। जो officials थे, officers थे, उन्हें ये बात पता थी कि क्योंकि इंडिया के अंदर आप जानते हो कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया था 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद। उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटेन की महारानी ने इंडिया के अंदर। तो ये बात उन जापानीज़ को पता था कि उधर यूरोपियंस कब्जा करना शुरू कर रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं अपनी। News of China being defeated by the British, and this was even depicted in popular plays, so that there was a real fear that Japan might be made a colony। तो अब ऑफिसर्स को या इन सबको ये भी बात पता चली कि भाई चाइना को तो इन्होंने, अंग्रेज़ों ने हरा दिया यूरोपियंस ने, और चाइना को भी अपनी कॉलोनी बना लिया। तो इन जापानीज़ को ये लगने लगा कि कहीं हमें भी वो अपनी कॉलोनी ना बना लें। कौन? ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने इंडिया को भी बना लिया था, चाइना को भी बना लिया था। सम आर्ग्यूड, तो कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया, फॉर अ ग्रेजुअल एंड लिमिटेड ओपनिंग टू द आउटर वर्ल्ड टू अडोप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी दे ऑफर्ड। तो इन्होंने कहा कि भाई दूसरे देशों से एकदम ना जुड़ो, ये अमेरिका या इन सब से, इनसे धीरे धीरे जुड़ो और इनकी नई नई टेक्नोलॉजी को मतलब अडोप्ट करो, एकदम इन पे ना डिपेंड हो जाओ पूरे, नहीं तो फिर ये चाइना इंडिया की तरह हम पे भी कब्जा कर लेंगे। बात तो ठीक थी इनकी। द गवर्नमेंट लॉन्च अ पॉलिसी विद द स्लोगन फोकोगु क्योहे, रिच कंट्रीज स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो ये इस नाम से इन्होंने मतलब कि एक पॉलिसी लॉन्च करी, स्लोगन दिया। दे रियलाइज टू डेवलप देयर इकोनॉमी, और इन्हें बात समझ आ गई थी कि इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रिटिशर्स ये या कोई और देश आके हम पे भी कब्जा कर लेगा। एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी भी बनाई इन्होंने, अदरवाइज क्या होगा, हम भी किसी दूसरे की कॉलोनी बन के रह जाएंगे, जैसे इंडिया बना हुआ है। किसकी कॉलोनी बन गया था इंडिया? ब्रिटिशर्स की। फॉर दिस दे नीडेड टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनहुड अमॉन्ग द पीपल। तो अब देखो, ताकतवर बनाने के लिए देश को सबसे पहले आपको इंपीरियल नेशनलिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों के नेशनलिज्म की भावना को एक इंपीरियल वे में यूज़ करके देश को ताकतवर बनाना पड़ेगा। तो वही जापान ने किया। दे बिल्ट न्यू सिस्टम कॉल्ड द एम्परर सिस्टम, द एम्परर, द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री। ये व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की गई ताकि जापान को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और कोई दूसरा देश जापान को कंट्रोल में ना ले सके। ऑफिशियल्स वर सेंट टू स्टडी द यूरोपियन मोनार्कीज फॉर देयर ओन ग्रोथ। और जो ऑफिसर्स थे या जो और लोग थे जापान के, उनको दूसरे देशों में भेजा गया, ठीक है ना। किस लिए? कि जाओ वहाँ पे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो एक यूरोपियन मोनार्क, यूरोपियन राजा कर रहे हैं, वो सब तुम सीख के आओ और फिर वापस आओ अपने देश में और फिर यहाँ उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह चाइना ने भी शुरू किया था अपने यहाँ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर, ठीक है ना, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड, दो पॉलिसी चलाई थी उसने। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर में चाइना ने क्या किया था, अपने देश के प्रोफेशनल्स को, यंग स्टूडेंट्स को दूसरे देशों में भेजा कि जाओ वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के आओ और फिर वापस अपने देश में आना और फिर इसका विकास करना, ठीक है। और इसी तरह इन लोगों ने, जापानीज़ ने अपना डेवलपमेंट किया, अपने ऑफिशियल्स को कहा कि जाओ यूरोपियन मोनार्कीज में जाओ जहाँ पे राजा का शासन है यूरोप के देशों में, और वहाँ से सीख के आओ अच्छी अच्छी चीज़ें। द एम्परर वुड बी ट्रीटेड एज डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉडेस। और एम्परर जो होता था, जो राजा होता था, उसको ये माना जाता था कि ये तो कह सकते हैं कि आप भगवान का मतलब वंशज है या उनमें से है या गॉड है, ये तो उस एम्परर राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता था। हिज बर्थडे बिकम अ नेशनल हॉलीडे। और जो राजा का जिस दिन जन्म होता था ना, उस दिन क्या किया जाता था, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता था कि आज पूरे देश में छुट्टी रहेगी।
अ न्यू स्कूल सिस्टम बिगेन टू बी बिल्ड फ्रॉम 1870 से एक नई स्कूल व्यवस्था शुरू की गई जापान के अंदर। स्कूलिंग वाज कंपलसरी, बॉयज़ और लड़कियों के लिए स्कूल जाना कंपलसरी था और ट्यूशन की फ़ीस बहुत मिनिमल थी, न्यूनतम थी, कम थी। द करिकुलम हैड बीन बेस्ड ऑन वेस्टर्न मॉडल, और जो स्कूल की पढ़ाई थी वो वेस्टर्न उस पे मॉडल पे बेस्ड थी, बट बाय द 1870s एम्फेसाइजिंग ऑन मॉडर्न आइडियाज़, रेस्पेक्ट टुवर्ड देयर पेरेंट्स, बी लॉयल टू द नेशन, बिकम गुड सिटीजन, ये सब चीज़ें भी जापान की हिस्ट्री में पढ़ाई जाने लगी। वही बात है, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जन्म दिया जा सके। द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैड टू मोर फोकस, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी उसकी मेन जिम्मेदारी थी कि तुम्हें रिवेन्यू इकट्ठा करना है, लोकल स्कूल्स को मेंटेन करना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा करना है, और रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर द मिलिट्री, और मिलिट्री के लिए लोगों को रिक्रूट करना है। ऑल यंग मैन, जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर थी, मिलिट्री सर्विसेज उन्हें देनी पड़ती थी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, चाहे 2 साल 4 साल जितने भी साल, जैसे इजराइल में है उसी तरह की व्यवस्था। अ मॉडर्न मिलिट्री फोर्स वाज डेवलप्ड, तो उन्होंने आधुनिक मिलिट्री फोर्स बनाई अपनी, ताकि वो दुनिया का अगर कोई देश उनको आके अपनी कॉलोनी या उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहे तो वो उसको लड़ सकें, उसको रिटेलिएट कर सकें। कौन लोग? जापान के, क्योंकि देखो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर दूसरा आके देश के ऊपर राज करने लगेगा। A legal system was set up to control the formation of political groups and the public meetings and impose strict censorship. लीगल सिस्टम बनाया गया, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए गए, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई गई, और सेंसरशिप होती है कि हर चीज़ किसके कंट्रोल में होगी या किसकी देखरेख में होगी? सरकार के। द मिलिट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी वर पुट अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ द एम्परर, और जो मिलिट्री है या जो अफसरशाही है, नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स मतलब अफसरशाही, अफसर जो होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS IRS इन सबको कहा जाता है, तो जापान की हम बात कर रहे हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो या मिलिट्री है वो राजा के कंट्रोल में रहेगी, उसको राजा का निर्देश मानना होगा जापान के अंदर। दिस मीन्ट, इसका मतलब दैट इवन आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान तो है वहाँ पर, टू ग्रुप रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, दो चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। कौन कौन सी? मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी। क्यों? क्योंकि वो किसके कंट्रोल में है? राजा के। द आर्मी स्टार्टेड टू एक्वायर मोर टेरिटरी, आर्मी ने धीरे धीरे आसपास की जो जापान की टेरिटरी थी, जापान के आसपास जो और टेरिटरी थी उनको भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे ताकतवर बन रही थी आर्मी जापान की। दिस लेड टू वार विद चाइना से, रशिया से, इन दोनों से जापान की लड़ाई हुई और जापान इसमें जीता। जापान डेवलप्ड इकोनॉमिकली, जापान इकोनॉमिकली भी आर्थिक रूप से भी मजबूत हुआ, और कॉलोनियल एम्पायर भी इसने स्थापित किया। अभी हमने पढ़ा था ना ताइवान और कोरिया में। दैट सप्रेस्ड द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एट होम, और अपने देश के अंदर भी इन्होंने डेमोक्रेटिक व्यवस्था को स्प्रेड करने से रोका। जो भी डेमोक्रेसी की बात करता था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करता था, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि देखो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी और मतलब डेमोक्रेसी आएगी, तो फिर मोनार्की जो वो राजा मिलिट्री और उसको ब्यूरोक्रेसी को होल्ड करके बैठा है, फिर उसकी तो पावर्स चली जाएंगी। और क्या कोई मोनार्क चाहेगा कि देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित हो और उसकी पावर चली जाए? जनरली नहीं। तो इसीलिए उन्होंने रिटेलिएट किया चीज़ों को कि डेमोक्रेटिक या ये इस तरह की आइडियोलॉजी ना फैल पाए। अब जो यहाँ से है मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी जो जापान की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइज़ आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है, और खूब तरक्की कीजिए, इस देश के लिए भी अच्छा कीजिए, समाज के लिए भी अच्छा कीजिए। और देखिए कहीं पे अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई है बोलते वक्त, क्योंकि पढ़ना है और तुरंत बोलना भी है, तो गलती हो सकती है। आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, नेचुरल है ये चीज़ें, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। हाँ, अगर कहीं पे लिखने में स्पेलिंग गलत हुई है, कोई ईयर गलत हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दें। फिर भी स्टूडेंट अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है, तो देखिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी की भी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं भी एक लर्नर हूँ, पढ़ के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बस। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। और पार्ट 2 बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा इसका। धन्यवाद स्टूडेंट्स।